नमस्कार मित्रों, आज अपन बात करेंगे हमारे भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में। हमारा भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, उसका इतिहास क्या है, उसके भवन कौन कौन से हैं, वो कौन सी सेवाएं देता है और किस किस चरण में क्या क्या घटित हुआ, इन सब सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। और ये जो अपना लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की सीधी भर्ती परीक्षा है, उसके सिलेबस में पहले यूनिट में भी शामिल है। पहले यूनिट के मैंने कई सारे जो बिंदु हैं वो कवर किए हैं पिछले अपने वीडियोज़ में, और जल्द ही पहली जो यूनिट है, पहली जो इकाई है, इसको पूरा करके अपन जो थोड़ी सी क्लिष्ट समझी जाती है, कठिन समझी जाती है, कैटलॉगिंग, उस पर चलेंगे। परंतु उससे पहले मैं निश्चित रूप से पहली इकाई के वीडियोज़ पूरे कर दूं। उसके बाद कैटलॉगिंग को आपको बहुत अच्छे ढंग से मैं लाइव क्लास रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवाऊंगा। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग का तात्पर्य है कि मैं बोर्ड पे पढ़ाते हुए आपको स्पष्ट करूंगा कि कैटलॉगिंग कैसे करनी है, कितने प्रकार की होती है और कौन कौन से तरीके हैं, और उन तरीकों को याद रखने के लिए या कोडिंग डिकोडिंग इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, याद रखने के लिए, तैयार करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले हैं, उनको याद रखने के लिए स्मरण सूत्र कौन कौन से हैं, है ना। तो स्मरण सूत्र मैंने कुछ बना रखे हैं ऐसे, जिससे कि आप एक बड़ी सामग्री को या जो याद होने में कठिन होती है उस सामग्री को तैयार करने में सक्षम हो पाते हैं। तो मित्रों, अपन अभी सीधा सीधा भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय इसको देखेंगे, पढ़ेंगे। अब इसमें मैंने कोई स्मरण सूत्र नहीं लगाया, क्योंकि सीधी सीधी सी बात है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में जानना है भाई। तो चलो अपन चलते हैं सीधे सीधे वीडियो पे। जी, सबसे पहले तो आप भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के दर्शन कर लीजिए, जिससे कि आपकी आँखों में और मस्तिष्क में बस जाए अपना भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। देखिए इसको, कितना सुंदर सा प्रतीत हो रहा है। जितना लंबा चौड़ा सामने से दिख रहा है ना, उतना पीछे भी है ये। ऐसा नहीं है कि ये सिंगल बिल्डिंग है स्कूल की तरह, पीछे भी है ना, इसके और भवन भी हैं। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। मित्रों, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का जो सफ़र है ना, वो शुरू हुआ कोलकाता सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना से। कोलकाता सार्वजनिक पुस्तकालय आज़ादी से पहले, जब कोलकाता एक स्टेट के रूप में हुआ करता था, उस समय कोलकाता के एक एफ.बी. स्ट्रॉन्ग थे, उनके घर 21 मार्च 1836 को इसकी स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा, मैं दोहरा रहा हूँ, कोलकाता सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना एफ.बी. स्ट्रॉन्ग के घर की गई। कहाँ की गई? एफ.बी. स्ट्रॉन्ग के घर। कब की गई? 21 मार्च 1836। तो कोलकाता सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना 21 मार्च 1836 एफ.बी. स्ट्रॉन्ग के घर की गई। इस पुस्तकालय की स्थापना संदर्भ और उधार देने के प्रयोजन से की गई। कहने का तात्पर्य है कि एक तो संदर्भ, जब किसी चीज़ का कोई अपने को रेफरेंस लेना हो, संदर्भ लेना हो, अपन कुछ बात कहना चाह रहे हैं, उसकी पुष्टि करनी हो, ऐसी स्थिति में इस पुस्तकालय के माध्यम से पुस्तक लेके या इस पुस्तकालय में छानबीन करके अपन वैसे संदर्भ जुटा सकते हैं, इसलिए इसको संदर्भ पुस्तकालय कहा गया। और उधार देने के प्रयोजन से यहाँ से पुस्तकें इश्यू भी की जाती थी, पर कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। ये पुस्तकालय जो है वो सभी श्रेणी, रंग या राष्ट्रीयता से परे सभी के लिए खोला गया था। सार्वजनिक पुस्तकालय था मित्रों, इसलिए सभी के लिए ये पुस्तकालय खोला गया था। अब क्या हुआ कि कोलकाता सार्वजनिक पुस्तकालय को 1903 में इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ मिला दिया गया। अब ये इंपीरियल लाइब्रेरी कहाँ थी? मेटकॉफ हॉल में। ये कहाँ थी? मेटकॉफ हॉल में। तो कोलकाता सार्वजनिक पुस्तकालय को एफ.बी. स्ट्रॉन्ग के घर से उठाकर इंपीरियल लाइब्रेरी में मेटकॉफ हॉल में मिला दिया। कहाँ मिला दिया? मेटकॉफ हॉल में। वहाँ क्या था? इंपीरियल लाइब्रेरी थी। इंपीरियल लाइब्रेरी में इंटीग्रेशन किसका किया गया, किसका समायोजन किया गया, किसको मिलाया गया? कोलकाता सार्वजनिक पुस्तकालय को। कब मिला गया? 1903 को। अब ये इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से चलता रहा और पूरे 45 साल बाद भारत की स्वतंत्रता पश्चात
इंपीरियल लाइब्रेरी जो थी उसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया और उसका नाम कर दिया गया राष्ट्रीय पुस्तकालय। अब ये मेटकॉफ हॉल में नहीं रहा। इसका जो भवन है वो बेल्वेडेयर एस्टेट में बना दिया गया। बेल्वेडेयर एस्टेट में इसका नया भवन बना दिया गया और इसको भारत के संविधान की संघ सूची के 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 62 में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होने का विशेष दर्जा प्राप्त हुआ। प्रश्न बड़े अच्छे से बनते हैं इस पे, इसलिए आप ध्यान से सुनना। इस पुस्तकालय को भारत के संविधान की संघ सूची की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 62 में, कौन से अनुच्छेद में? 62 में, है ना, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। एक बार यदि आपके पास संविधान की पुस्तक उपलब्ध हो तो इसके बारे में ज़रूर वहाँ अनुच्छेद 62 आप ज़रूर पढ़ लेना, जिससे कि आपके लिए ये स्थायी हो जाएगा। और नहीं तो मैं देखता हूँ मेरे पास संविधान पड़ा है, मैं किसी अगले वीडियो में याद ध्यान रखूँगा, इसको आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा अनुच्छेद 62 को, जिससे कि आप इसको पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे। कोई बहुत बड़ा सा नहीं है, कुछ एक लाइनें हैं। अगला इसके बारे में जो तथ्य बनता है वो ये है कि 1 फरवरी 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसको जनता के लिए खोल दिया। सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। ये कब? 1 फरवरी 1953। तो ये इससे संबंधित ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य चल रहे हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना ही है। इन पे ही प्रश्न बनते हैं। इनके अलावा जो विस्तार था ना भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय पे, करीब ये देखिए 41 पेज थे, तो वो मैंने छोड़ दिए हैं। उनमें से महत्वपूर्ण जो सार है, सार गही लहे थोता दही उड़ाए, तो मैंने थोता तो उड़ा दिया है, और एकदम सार जो मक्खन है वो यहाँ मैं लेके आया हूँ आपके सामने। तो ये तथ्य ध्यान रखिएगा, इन्हीं से प्रश्न बनते हैं, इनसे अतिरिक्त प्रश्न बनते नहीं हैं, है ना। तो चलिए, भारत की स्वतंत्रता पश्चात जो एक्ट लाया गया और इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम परिवर्तन किया गया, है ना, तो वो क्या किया गया? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, ठीक है। और इसका भवन कहाँ स्थित है? बेल्वेडेयर एस्टेट कोलकाता में, है ना। संघ की कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया? 7वीं अनुसूची में। अनुच्छेद कौन सा था? 62वां, है ना। और इसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होने का विशेष दर्जा प्राप्त हुआ। अब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो उस समय के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने 1 फरवरी 1953 को इस पुस्तकालय को जनता के लिए खोल दिया। इसके मुख्य भवन कौन कौन से हैं? भाषा भवन, एनेक्सी बिल्डिंग, न्यू एनेक्सी बिल्डिंग और रासायनिक प्रयोगशाला। याद रहने में बड़े सरल से हैं। भाषा भवन है, रासायनिक प्रयोगशाला है, एनेक्सी और न्यू एनेक्सी, बस हो गया। तो इस राष्ट्रीय पुस्तकालय के जो मुख्य भवन हैं वो 4 हैं: भाषा भवन, एनेक्सी बिल्डिंग, न्यू एनेक्सी बिल्डिंग और रासायनिक प्रयोगशाला। इनके बारे में विस्तार से जानने की आवश्यकता नहीं है, अपन ने तथ्यात्मक ढंग से, परीक्षा के ढंग से इनके नाम डाल लिए। ये जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो कैसी सेवाएं देता है, इसकी मुख्य सेवाएं क्या क्या हैं? तो सबसे पहली बात, रोचक तथ्य बता देता हूँ मित्रों, इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो ये है कि ये जो पुस्तकालय वो 362 दिन खुलता है। कितने दिन खुलता है? 362 दिन। तो आप कहेंगे साहब वो 3 दिन कौन से हैं जिस दिन ये बंद रहता है? तो वो 3 दिन अपने जो राष्ट्रीय पर्व जो घोषित हैं, राष्ट्रीय अवकाश जो घोषित हैं, उन 3 दिनों में ये बंद रहता है। वो है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस और गांधी जयंती, यानी 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, बस। इसके अलावा 362 दिन ये काम करता है, खुलता है। इसमें जो सामान्य पुस्तकालय की तरह जो सेवाएं हैं वो सारी की सारी सेवाएं हैं। पाठ्य सेवा है, संदर्भ सेवा है और संदर्भ ग्रंथ संबंधित सेवा भी है। अच्छा, इसमें पुस्तकें उधार देने की व्यवस्था भी है। प्रतिभूति जमा कर पुस्तकें उधार देने की व्यवस्था है, यानी आप एक बार वहाँ कौशल मनी जमा करवा दीजिए, उसके बाद आप वहाँ से पुस्तकें उधार भी ले सकते हैं, वापस लौटा सकते हैं, वापस ले सकते हैं, उसके अपने नियम हैं।
अंतर्राष्ट्रीय ऋण केंद्र के रूप में भी ये कार्य करता है। वो अन्य जिनको चाहिए उनको सामग्री उपलब्ध करवाने का ये कार्य करता है, उधार के रूप में, ऋण के रूप में। और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज वितरण सेवा व ई जर्नलों हेतु ई निदेशिका, ये इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज यानी अपने पुराने जो दस्तावेज हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तैयार करके अन्य लोगों को उपलब्ध करवाता है। और जो ई जर्नल्स हैं उनकी ई निदेशिका भी इस पुस्तकालय के द्वारा बनाई गई है। यहाँ लघु फिल्म और सूक्ष्मिका पाठन सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ से जो अन्य लाइब्रेरीज हैं जो जिला स्तर की हैं, राज्य स्तर की हैं, या ऐसी लाइब्रेरीज हैं जिनके स्टाफ को कहीं परामर्श और प्रशिक्षण की ज़रूरत है, तो ऐसी सेवाएं भी राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता से उपलब्ध हैं। क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, इसका तात्पर्य देश का सर्वोच्च पुस्तकालय है, सबसे बड़ा पुस्तकालय है ना। इसलिए यहाँ से अपेक्षाएं की जाती हैं, इसलिए यहाँ परामर्श और प्रशिक्षण का केंद्र भी स्थापित है, एक अलग विभाग काम करता है इसके लिए। यहाँ जो संसाधन उपस्थित हैं वो ये हैं, 25,000 अंकीकृत पुस्तकें हैं। अंकीकृत का मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तैयार कर दी गई हैं। 7,000 शैक्षणिक व अनुसंधान जर्नल, और 7,000 जर्नल्स जो रिसर्च से रिलेटेड हैं, है ना, और एजुकेशनल एस्पेक्ट से भी कहीं जुड़े हुए हैं, ऐसे 7,000 जर्नल। चलिए आगे, 10,000 से अधिक ज्ञान के सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए ई पुस्तकों के शीर्षक, 10,000 ई पुस्तकों के शीर्षक हैं। 2.7 मिलियन संपूर्ण पाठ, निबंध और थीसिस, 2.7 मिलियन संपूर्ण यानी कंप्लीट निबंध या फिर थीसिस, रिसर्च जो ग्रंथ होते हैं उनको थीसिस कहते हैं, शोध ग्रंथ हैं उनको थीसिस कहते हैं। तो ऐसे थीसिस और निबंध यहाँ उपलब्ध हैं, जिनमें 700 अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा प्रतिवर्ष 7,000 और निबंध जोड़ दिए जाते हैं, है ना। जो 700 अपने अग्रणी शैक्षणिक संस्थान हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके द्वारा प्रतिवर्ष 7,000 और जो शोध निबंध हैं वो जोड़ दिए जाते हैं, या थीसिस हैं वो जोड़ दी जाती हैं, डिसर्टेशन या थीसिस जोड़ दी जाती हैं। अच्छा, इसमें और क्या है, तो गेल से प्राप्त 80,000 अंकीकृत पुस्तकों सहित 18वीं शताब्दी का संग्रह ऑनलाइन कर दिया गया है। गेल से जो 80,000 पुस्तकें प्राप्त थी उनको अंकीकृत करके, और 18वीं शताब्दी का संग्रह है वो भी ऑनलाइन कर दिया गया है। प्रोक्वेस्ट से सन 1475 से 1700 के बीच, प्रोक्वेस्ट से हमें जो 1475 से 1700 के बीच प्रकाशित 1,25,000 पुस्तकें हैं वो क्या सभी की सभी अंकीकृत कर दी गई हैं, है ना। और इनको अर्ली इंग्लिश ऑनलाइन ऐसा टाइटल दे दिया गया है, अर्ली इंग्लिश ऑनलाइन के नाम से। तो मित्रों, ये थी अपने भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में वो जानकारी जो आपको जाननी थी, आपके लिए जानने योग्य थी। तो इन तथ्यों को आप यदि एक बार दोबारा से दोहरान कर लेते हैं तो हो सकता है आप अपनी परीक्षा में राष्ट्रीय पुस्तकालय से संबंधित, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय से संबंधित कोई प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो यदि ये सामग्री आपकी पढ़ी हुई होगी तो निश्चित रूप से आप ठीक उसको अंकित कर देंगे, क्योंकि वहाँ सिलेक्शन की बात होती है, याद रखने की बात नहीं होती। 4 में से 1 का चयन करना होता है, तो आप कर पाएंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितने लाइक्स आते हैं उन्हीं के आधार पे मुझे अगले वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा तो आप मुझे सुझाव दीजिएगा, बताइएगा कि मुझे क्या और करना होगा जिससे कि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगें। और यदि आप मेरे द्वारा बनाए गए एक ग्रुप, लाइब्रेरियन टारगेट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हाँ, ये ज़रूर बताना चाहूँगा मैं, महत्वपूर्ण सूचना है,
जो अगला वीडियो आने वाला है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड लॉज, इस पे आने वाला है। बड़ा गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है, इस पे मैं बड़ी गंभीरता के साथ और सुंदर ढंग से प्रस्तुति दूंगा। तब तक आप इंतज़ार कीजिए और आपको जो सौंपी गई परोसी गई सामग्री है उसका दोहरान कीजिए। धन्यवाद। नमो नमः। पुनः मिलामः।